हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत की राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये एम लक्ष्मीकांत की किताब है, तो देखते हैं। तो जो पहला भाग है वो है संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम आज पढ़ेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। हम आज इस वीडियो में सिर्फ कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक यही कवर करेंगे। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो क्या था इसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत 1600 ईस्वी में आई थी, कंपनी व्यापार करने आई थी। इससे पहले भी कुछ कंपनियां भारत में आ चुकी थी, पुर्तगाली जैसे कि कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। तो क्या था इसमें कि 1765 में बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार जमा लिया था। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी से ईस्ट इंडिया जो थी वो बहुत प्रभावशाली हुई थी। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिया। तो क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे 3 राज्य आ चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कंपनी को क्या हुआ था, बहुत सारा घाटा हुआ था। अब वो घाटा कैसे हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा धांधली करते थे और सही से काम भी नहीं करते थे। तो इस वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और जिस वजह से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के सामने जाकर बोला कि आप ये लोग जो कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारी, उनके ऊपर थोड़ा आप दबाव डालिए। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश ताज भारत शासन पर अपना उत्तरदायित्व जमाया। यह 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा और यह 15 अगस्त तक भारत पर ब्रिटिश का ही शासन रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थीं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की है। तो क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान बनाया गया था, जिसमें हमारे संविधान में आदेशात्मक प्रणाली को न अपनाते हुए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था, जो कि ब्रिटिश से लिया गया था। और कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक रहा। वहीं सम्राट ब्रिटिश का शासन 1858 से 1947 तक रहा। अब आते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बहुत धांधली करते थे, वो जिस कारण वो प्रगति नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश को ये कार्यभार सौंप दिया गया था कि आप अब देखें यहाँ पर। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई।
इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसके तहत क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 3 राज्य जीते थे, बंगाल, मद्रास और उड़ीसा, इन तीनों के गवर्नर पहले क्या थे, अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल को प्रधानता दे दी गई थी। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था। उसकी सहायता के लिए अब क्या था कि बंगाल के जो गवर्नर हैं वो मुंबई और मद्रास, इन तीनों पर उनका कब्ज़ा रहेगा। और इसको चलाने के लिए क्या किया गया था कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। क्या हुआ था कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तो क्या हुआ कि इसमें क्या कर दिया गया कि बंगाल को सेंट्रलाइजेशन बना दिया गया, मतलब बंगाल को केंद्रीय बना दिया गया था। यहीं से सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। आपको बता दें कि बम्बई जो था वो पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हुई थी 1668, तो दहेज में वो द्वीप मिल गया था। ब्रिटिश के सम्राट को कैथरीन के साथ शादी हुई थी, तो बम्बई तो ऐसे मिला था, लेकिन जो मद्रास था वो पटे पर लिया था चंदगिरी के राजा से यहाँ। और तीसरा जो था बंगाल, वो बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीता था। तो इस तरह से उनको 3 राज्य मिले थे। और क्या हुआ था कि जो कार्यपालिका और विधायिका का जो कार्यभार था वो बंगाल के हाथ में ही था, लेकिन जो न्यायपालिका थी उसका उसके लिए अलग से बनाया गया था, जिसके लिए न्यायपालिका, जिसके लिए कोर्ट की स्थापना की गई थी, न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। जैसा कि पहले बताया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपनी मनमानी करते थे, घूस लेते थे और बहुत रिश्वतखोरी थे। तो फिर क्या किया गया था कि कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे उन्होंने क्या कर दिया कि अपना अधिकार ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में सारी चीज़ें आ गई थी। तो उन्होंने क्या किया था कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, जिसमें कुछ लोगों को रखा गया था जो कि कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए रखा गया था, ताकि कंपनी अपनी मनमानी ना कर सके और उसकी एक की जानकारी वो ब्रिटिश सरकार को दे सके। तो यही था रेगुलेटिंग एक्ट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड हम कल देखेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। थैंक्स फॉर वाचिंग।